विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे हम, प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे। उसमें आज हमारा टॉपिक है द्वितीय नगरीकरण यानी सेकंड अर्बनाइजेशन 600 से 300 बीसी यानी 600 से 300 ईसा पूर्व। इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्वितीय नगरीकरण। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है द्वितीय नगरीकरण। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? द्वितीय नगरीकरण। भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एनबीपीडब्ल्यू परंपरा से संबद्ध किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है कि द्वितीय नगरीकरण में कौन से किस प्रकार के जो पात्र मिले हैं। ठीक है, तो आपने बोलना है एनबीपीडब्ल्यू यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र या उत्तरी काले, कृष्ण मतलब काले, काला रंग होता था उसके नॉर्थ साइड में, मार्जित पात्र यानी मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, इस समय बड़ी संख्या में नगरों का आविर्भाव हुआ। डीएन झा के अनुसार ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से 3री शताब्दी के मध्य भारत में 60 नगरों का अस्तित्व था, जो पूर्व में चंपा से पश्चिम में भृगुकच्छ। अब ये भी ध्यान रखना आपने, सबसे ईस्ट में चंपा, वेस्ट में भृगुकच्छ जिसको भड़ौच भी बोलते हैं, भारूकच्छ भी बोलते हैं, जिसको यूनानियों ने बेरीगाजा बोला है। ऐसे ही उत्तर में कपिलवस्तु से लेकर और दक्षिण में कावेरी पत्तनम तक फैले हुए थे। भारत में प्रथम नगरीकरण हड़प्पा काल में हुआ था, जो 1700 बीसी तक बना रहा। पहला जो नगरीकरण पढ़ते हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, वो लगभग 1700 बीसी तक बना रहा। सैंधव सभ्यता एक नगरीय व कांस्ययुगीन सभ्यता थी, अतः इस प्रथम नगरीकरण के नगरों को कांस्ययुगीन नगर भी कहा जाता है। सैंधव हड़प्पा सभ्यता के पतन के साथ इस प्रथम नगरीकरण का भी अवसान हो गया। पुनः लगभग 1000 वर्षों पश्चात गंगा घाटी में नगरों का आविर्भाव हुआ, जिसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, सेकंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, और यूपीएससी पूछ चुकी है कि सेकंड अर्बनाइजेशन का कारण क्या था, तो लोहे का प्रयोग, क्योंकि लोहे के प्रयोग से जो कृषि यंत्र बने वो उन्नत किस्म के कृषि यंत्र बने, ज्यादा गहरा खोदा, ज्यादा पैदावार हुई, सरप्लस में हुआ, नगरों का विकास हुआ। ठीक है, इसमें लोहे की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, इसलिए इसे लौहयुगीन नगर भी कहा जाता है। अब देखो, कांस्ययुगीन नगर हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन के, लौहयुगीन नगर हो गए सेकंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, सैंधव सभ्यता के पश्चात आर्यों का आगमन हुआ। आर्य संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी जिसमें नगरों का अस्तित्व नहीं था। आर्यों ने सैंधव नगरों की परंपरा को जारी नहीं रखा। फलतः प्रथम व द्वितीय नगरीकरण के बीच एक नगर विहीन काल भी था। द्वितीय नगरीकरण की इस ऐतिहासिक घटना की पुष्टि पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोतों से होती है। विभिन्न स्थानों के उत्खनन से नगरीय तत्व प्रकाश में आए हैं। तत्कालीन साहित्य में भी विभिन्न नगरीय तत्वों जैसे व्यापारिक संघों, श्रेणियों, सिक्कों, सूदखोरी, व्यापारिक मार्गों, नगरीय विन्यास, वैश्याओं आदि का उल्लेख हुआ है। वस्तुतः नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें नगरों के उदय व विकास का बोध होता है। भारत में प्राचीन काल से अब तक नगरीकरण संबंधी 5 चरण देखे जा सकते हैं। प्रथम नगरीकरण सैंधव काल को बोलते हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो प्रथम नगरीकरण था। द्वितीय नगरीकरण तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और कामोवेश उतार चढ़ाव के साथ यह पूर्व मध्य काल तक चलता रहा। पुनः सल्तनत काल में नगरीकरण का तृतीय दौर प्रारंभ हुआ। सल्तनत पीरियड जब हम पढ़ते हैं, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, सल्तनत काल में नगरीकरण का तृतीय दौर प्रारंभ हुआ जो मुगल काल तक फला फूला। उसके बाद ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक आवश्यकताओं के अनुरूप चतुर्थ चरण के नगरों का विकास हुआ। 5वां चरण वर्तमान नगरीय विकास का चरण है, जिसमें स्मार्ट सिटी की अवधारणा समाहित है। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो नगरीकरण चल रहे हैं, हम 5वें चरण में हैं, ये भी हमेशा नहीं रहेगा। एक समय तक क्या होता है, नगरों का विकास होता है, लेकिन एक समय के पश्चात क्या होता है, उनका भी पतन शुरू हो जाता है ना। और वैसे भी देखा होगा आपने कि अच्छे जीवन की तलाश में लोग नगरों की तरफ जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल पाशविक जीवन व्यतीत करना पड़ता है नगरों में। बड़ा ही कठिन हो जाता है, ना पीने का पानी, ना रहने की जगह, ना साफ क्या हवा पानी, कुछ नहीं, है ना। तो बड़ा क्या
हालांकि इन सभी चरणों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, परंतु कुछ मूलभूत तत्व सभी में विद्यमान हैं जिन्हें नगरीकरण का मूल तत्व माना जाता है ना। नगरीकरण के जो तत्व हैं उसमें मैं बता दूं, आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है। शासक वर्ग, पहले क्या लिखना है आपने, शासक वर्ग। दूसरा आपने लिखना अधिशेष उत्पादन, अधिशेष मतलब सरप्लस, यानी किसान अपने लिए भी उगाता है और नगर में रहने वाले लोगों के लिए भी उगाता है, अधिशेष उत्पादन। तीसरा हो गया मुद्रा का प्रचलन। चौथा हो गया वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति। पांचवा हो गया लेखन कला। छठा हो गया देशी विदेशी व्यापार श्रेणियों की उपस्थिति। और अगला हो गया अधिकांश कृषियेतर जनसंख्या, यानी शिल्पी, व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, ये सब जो है ये कृषियेतर जनसंख्या मानी जाती है। कृषियेतर मतलब कृषि करने वालों से अलग, है ना। तो विद्वानों ने नगरीकरण के भिन्न भिन्न आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है, जिसमें गार्डन चाइल्ड, एडम्स, आर.एस. शर्मा, अमलानंद घोष, पाणिनि, कैयट आदि उल्लेखनीय है। नगरीय क्रांति शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग या उल्लेख गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक द अर्बन रिवोल्यूशन में किया था। हु रोट द बुक द अर्बन रिवोल्यूशन? आंसर इज गार्डन चाइल्ड। दूसरा क्वेश्चन बनेगा नगरीय क्रांति शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान कौन थे? तो आंसर गार्डन चाइल्ड अपनी पुस्तक द अर्बन रिवोल्यूशन में। इस संदर्भ में उन्होंने नगर संबंधी 10 विशिष्ट तत्वों का उल्लेख किया जिसकी उपस्थिति नगर के लिए आवश्यक है। यथा नंबर 1 हो गया घनी आबादी। नगरों में क्या होता है? घनी आबादी। और गांवों में क्या होता है? दूर दूर होते हैं गांव, मतलब जो मकान होते हैं दूर दूर होते हैं। तो नगरों का जो पहला वो ये इन्होंने बताया गार्डन चाइल्ड ने, वो बताया घनी आबादी। दूसरा गैर कृषक उत्पादक वर्ग की प्रधानता, गैर कृषक उत्पादक वर्ग की प्रधानता। नगरों में क्या आपने किसी को खेती करते हुए देखा है? नहीं। और गमले वमले अलग चीज हो गई, ये गमले लगा दिए उसमें, है ना, थोड़ा बहुत धनिया, थोड़ा बहुत हरी मिर्च लगा दी आपने, वो भी नहीं लगाते नगरों में। फूल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? कैक्टस लगाते हैं। जितने विकसित नगर होंगे तो वहां पर क्या लगाते हैं लोग? कैक्टस। बड़े महंगे होते हैं, 2-2 लाख रुपए के भी होते हैं कैक्टस, पता है? नहीं पता? चलो, तो गैर कृषक उत्पादक वर्ग की प्रधानता। तीसरा हो गया नगर में देवता और दैवीय शासन की उपस्थिति, नगर में देवता या दैवीय शासन की उपस्थिति। अगला हो गया शासक वर्ग, शासक वर्ग भी होता है। अगला हो गया बड़े और सुनियोजित स्मारकीय भवन। अगला हो गया लेखन कला। अगला है वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति। और अगला है विदेशी व्यापार। ये सब जब तत्व समाहित होंगे तो बोला जाता है कि वो नगर है। ठीक है। एडम्स का मानना है कि नगरीकरण के निर्णय तत्व विस्तृत आकार और घनी आबादी है और प्रारंभ में शिल्पियों का कोई विशेष योगदान नहीं होता है। वहीं आर.एस. शर्मा का मानना है कि नगर को सिर्फ विस्तृत आकार और आबादी से ही नहीं पहचाना जा सकता, बल्कि भौतिक जीवन की गुणवत्ता, क्या भौतिक जीवन की गुणवत्ता, व्यवसाय का रूप, शिल्पियों का संकेंद्रण और मुद्रा विनिमय प्रणाली का प्रचलन इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये कौन बोलते हैं? आर.एस. शर्मा कहते हैं कि नगर को सिर्फ विस्तृत आकार और आबादी से ही नहीं पहचाना जाना चाहिए। भाई सबसे बड़ा स्लम जो था धारावी है मुंबई में, क्या उसको आप नगर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उन गलियों में खो जाएंगे आप, है ना। अब तो काफी विकास हो चुका है वहां पर भी धारावी में, लेकिन एक टाइम ऐसा था बिल्कुल स्लम जिसे बोलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा स्लम था वो, है ना, झुग्गी झोपड़ियां जिन्हें बोलते हैं, और बहुत भयानक जनसंख्या जिसे बोलते हैं। ठीक। तो आर.एस. शर्मा ने कहा कि भाई भौतिक जीवन की गुणवत्ता भी तो देखनी पड़ेगी। भौतिक जीवन की गुणवत्ता मतलब पीने का पानी, रहने के लिए जो मकान है, साथ में विद्युत जो भी चीजें हैं, है ना, और परिवहन सुविधाएं, भौतिक जीवन की गुणवत्ता। दूसरा व्यवसाय का रूप। तीसरा शिल्पियों का संकेंद्रण और मुद्रा विनिमय प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली। अब धीरे धीरे तो ये भी गायब हो रही है मुद्रा, धीरे धीरे तो क्या ऑनलाइन हो रहा ना सब आपका, है? तो मुद्रा है लेकिन वो दिख नहीं रही है। दिख रही है क्या? 2000 का नोट आखिरी बार कब देखा था? अभी जमा तो नहीं कर रखे हैं घर में? अगर कर रखे हैं तो निकाल लो उन्हें, है ना। घर वालों ने भी अगर कर रखे हैं तो उन्हें तुरंत निकाल दीजिए। इस समय 500 का ही दिखेगा आपको, ठीक है। 200 के कभी कभी दिखाई देंगे, और 100-50 तो ये तो, है ना, और वो 10 रुपए और 5 रुपए वो तो दिख ही नहीं रहे। अब दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं? अच्छा, चलो। अमलानंद घोष के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर पलायन नगरीकरण के प्रमुख तत्व हैं।
जहां गार्डन चाइल्ड प्रौद्योगिकी विकास और अधिशेष उत्पादन पर अधिक बल देते हैं, ऐसे ही आर.एस. शर्मा भी आर्थिक तत्वों पर ही बल देते हैं। वहीं एडम्स, जोबर्ग और मम्फर्ड आदि विद्वान एक सुविकसित सामाजिक राजनीतिक संरचना जो उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सके पर सर्वाधिक बल देते हैं। वे नगर के उदय में राज्यों के योगदान को सर्वप्रमुख मानते हैं। किसके योगदान को? राज्य के योगदान को सर्वप्रमुख मानते हैं। प्राचीन भारतीय विद्वानों में पाणिनि के अनुसार नगर वे हैं जिनमें चारों ओर खाई और चार दीवारी बनी हो तथा मध्य में महल बने हो। ऐसी जो व्याकरण कैयट के अनुसार नगर एक ऐसी बस्ती है जो दीवारों और खाई से घिरा हो और जहां शिल्पियों, व्यापारियों के श्रेणी कानून और रीति रिवाज प्रचलित हो। जो प्राचीन भारतीय विद्वान है उनके अनुसार अलग है नगर की परिभाषा। उस समय नगर की परिभाषा ये होती थी कि चारों ओर खाई हो। रामायण देखी होगी आपने, लंका में चारों ओर से क्या थी, दीवारें थी ऊंची ऊंची, उसके चारों ओर खाई थी, उसमें मगरमच्छ वगैरह पालते थे लोग ताकि कोई भी क्या तैर के अंदर आक्रांता ना आ सके, है ना। प्राचीन ये बता दिया मैंने। विद्वानों के इन सभी मतों से स्पष्ट होता है कि नगरीकरण के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। इनमें कोई एक तत्व ही प्रमुख नहीं है, बल्कि सभी तत्व समान रूप से उपयोगी है। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि द्वितीय नगरीकरण के कारक क्या क्या होते हैं, तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और सांस्कृतिक कारकों में अगर मैं बोलूं तो आर्थिक कारक में लोहे का प्रयोग, आर्थिक कारक में लोहे का प्रयोग। दूसरा हो गया शिल्प उद्योग के विकास व नए व्यावसायिक वर्गों का उदय। तीसरा हो गया देसी विदेशी व्यापार का विकास। चौथा हो गया व्यावसायिक संगठनों यानी श्रेणियों की भूमिका। और पांचवा हो गया सिक्कों का प्रचलन। कैसे करना है आपने? अलग अलग याद। आर्थिक कारकों में 5 चीजें याद करनी है। द्वितीय नगरीकरण के कारक में बोल रहा हूं मैं कि अगर आर्थिक कारक लिखोगे आप तो उसमें लोहे का प्रयोग, शिल्प उद्योग का विकास व नए व्यावसायिक वर्गों का उदय, देसी विदेशी व्यापार का विकास, व्यावसायिक संगठनों यानी श्रेणियों की भूमिका और सिक्कों का प्रचलन। सामाजिक कारक अगर बोलेंगे तो सामाजिक कारकों में 3 चीजें लिखनी है आपने। नए व्यावसायिक वर्गों की नई बस्तियां, दूसरा परंपरागत सामाजिक मान्यताओं का खंडन, जो परंपराओं में चली आ रही थी सामाजिक मान्यताओं का खंडन। और तीसरा वैश्य वर्ण का धनवान होना, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा की इस वर्ग में अभिलाषा। राजनीतिक कारणों में जब आप लिखेंगे तो राजनीतिक कारक जो हैं वो महाजनपदों का उदय, राजधानियों का राजनीतिक, व्यावसायिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकास। अगला जो है धार्मिक और सांस्कृतिक कारक अगर आप लिखेंगे चौथे नंबर पे तो उसमें बौद्ध और जैन धर्म का उदय, ब्राह्मण धर्म की व्यवसाय विरुद्ध मान्यताओं का खंडन और धार्मिक केंद्रों का उदय। धार्मिक केंद्रों का उदय। भाई नगरों में नहीं होता ना ऐसा कि इस जाति का, अमुक जाति का व्यक्ति ये वाला काम करेगा, अमुक जाति का व्यक्ति ये वाला काम करेगा। ब्राह्मण धर्म में क्या था? व्यवसाय चयन था कि प्रथम वर्ण का कार्य अलग बता दिया गया, द्वितीय वर्ण का कार्य अलग बता दिया गया, तृतीय वर्ण का कार्य अलग बता दिया गया, चतुर्थ वर्ण का कार्य अलग बता दिया गया, बताया। लेकिन नगरों में नहीं चलता है ये। नगरों में वर्ण के आधार पर नहीं होता है काम। ठीक है। वर्तमान में भारत सरकार ने नगर संबंधी मानक में भी जनघनत्व, जनसंख्या, व्यवसाय की प्रकृति शामिल है। अगर कम से कम 5000 जनसंख्या हो, 400 प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व हो, जो भारत सरकार है उसके हिसाब से कम 5000 जनसंख्या हो। दूसरा बोला कि 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व हो, 75% से अधिक लोग कृषियेतर कार्यों में संलग्न हो, तब नगर बोला जाएगा उसको। अगर 25% कृषि कार्य कर भी रहे हैं लेकिन 75% कृषियेतर कार्यों में संलग्न हो। कृषियेतर मतलब कृषि कार्यों से अलग कार्य, कृषि से अलग कार्य। कृषि में पशुपालन भी आ गया। ठीक है। किसी भी नगर के उदय व विकास हेतु यह आवश्यक है कि उसके पृष्ठ प्रदेश में अधिशेष कृषि उत्पादन यानी सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो, जिससे नगरीय जनसंख्या के खाद्यान्नों की पूर्ति संभव हो सके। नगरों में जो लोग रहते हैं वो खुद नहीं उगाते हैं, वो खरीदते हैं तब खाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि अधिशेष कृषि उत्पादन यानी पृष्ठ प्रदेशों में, है ना। वो कृषि अवस्थिति सिद्धांत पढ़ा था हमने, किसका? औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत है वेबर का। कृषि अवस्थिति सिद्धांत किसका?
तो कृषि अवस्थी सिद्धांत तो हमने क्या पढ़ा था कि नगरों के अगल बगल जो होगा वो क्या 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 उगाया जाएगा? वॉन थ्यूनेन का कृषि अवस्थी सिद्धांत। वॉन थ्यूनेन ने क्या बोला कि नगरों के अगल बगल सब्जी वब्जी जो भी ये चीजें होती हैं, है ना, डेयरी प्रोडक्ट जो होंगे वो सब चीजें होंगे, है ना। फिर कई बेल्ट बताई थी उन्होंने, वॉन थ्यूनेन ने, कि अगले वाली बेल्ट में क्या होगा। भाई जिस जमाने में वॉन थ्यूनेन ने सिद्धांत दिया उस समय जलाने वाली लकड़ी भी होती थी, तो उन्होंने जलावन जो लकड़ी है उसको बाहर, काफी बाहर बताया बेल्ट में। फिर अन्न उत्पादन, अन्न के जो बेल्ट बताई वो अलग बताई। फिर जो मीट के जो पशु जिनको खाया जाता है उनको बताया गया कि बिल्कुल बाहर पालेंगे उनको हम, फिर उनको चला कर लाएंगे, क्योंकि परिवहन, उन्होंने भी माना कि परिवहन लागत क्या नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पता चला अगर आप एक बकरा लेके आ रहे हो और बकरा ऋषिकेश में ला रहे हो आप, और वो बकरा आ रहा है कहाँ से, पिथौरागढ़ से आ रहा है, तो भाई उस पर परिवहन नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना, कॉस्ट लगेगी, तो उसको चला के लाते थे। उस जमाने के हिसाब से उन्होंने सिद्धांत सही दिया। तो नगरीय जनसंख्या के खाद्यान्न की पूर्ति संभव हो सके, गंगा घाटी के उपजाऊ क्षेत्र में लोहे का कृषि उपकरणों के रूप में प्रयोग से अधिशेष उत्पादन को संभव बनाया। लौह कृषि उपकरणों से खेत की जुताई गहरी होती थी, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि उत्पाद अधिशेष की स्थिति ने नए व्यावसायिक वर्गों के उदय को संभव बनाया, जैसे लोहाकार, बढ़ई, चर्मकार, वस्त्र बुनकर और ईंट बनाने वाले वर्गों का उदय हुआ। इनका कृषि से कोई संबंध न रहा और ये अपना सारा समय अपने व्यवसाय में लगाते थे। इन वर्गों से संबंधित नई बस्तियों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में एक बढ़इयों के ग्राम का उल्लेख है। बढ़ई है ना, ग्राम का उल्लेख है कहाँ? मध्यम निकाय, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में। सामान्यतः इन्हें व्यापारिक मार्गों पर बसाया गया, जहां कच्चे माल और उत्पादित माल का परिवहन आसानी से हो सके। कालांतर में ये बस्तियां नगरों के रूप में विकसित हो गई। किस रूप में विकसित हो गई? नगरों के रूप में विकसित हो गई। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में देशी विदेशी व्यापार के विकास ने भी नगरों के विकास में योगदान दिया। न केवल देश के सुदूर स्थित क्षेत्र एक दूसरे से व्यापारिक संबंधों से जुड़े थे, बल्कि लंका, बर्मा, बेबीलोन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भी विदेशी व्यापार होता था। देश में अनेक व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। इन व्यापारिक मार्गों के किनारे नगरों का विकास भी संभव हुआ। व्यावसायिक संगठनों अर्थात श्रेणियों ने शिल्प उद्योग व व्यापार को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे नगरों के विकास को प्रोत्साहन मिला। इस समय सिक्कों का प्रचलन हुआ, जो चांदी और तांबे के थे। इसने व्यावसायिक गतिशीलता में प्रमुख भूमिका निभाई। अंततः व्यावसायिक केंद्रों के रूप में विभिन्न बस्तियों का नगरीय विकास हुआ। हिसाब किताब रखने की आवश्यकता व लेखन कला का भी विकास किया गया। इसको जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, सुनेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे, आप समझेंगे कि क्या क्या हुआ होगा। हिसाब किताब रखने की आवश्यकता ने लेखन कला का विकास किया। गुप्त काल में देखते हैं आप कि कायस्थ जो हैं वो लोग क्या करते हैं? हिसाब किताब करते हैं। बाद में वो एक जाति बन जाती है। कायस्थ क्या बन जाती है? जाति। चित्रगुप्त उनके देवता हैं, है ना, यमराज के साथ जो रहते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि हिसाब किताब रखने की आवश्यकता व लेखन कला का विकास भी किया गया। अब जैसे कल को अगर आप बहुत बड़े उद्योगपति बन गए तो आप अकेले नहीं कर पाओगे अपना हिसाब किताब, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे। अभी तो क्या है, पॉकेट मनी मिलता है, उसका क्या हिसाब किताब रखना, वो तो तीसरे दिन खत्म हो जाता है। हाँ जी, पूरे महीने चलता है, उधार लेना पड़ता होगा। ऐसे ही उतने में ही काम चलाना पड़ता। चलो, सामाजिक संरचना का भी नगरों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान था। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जिसमें वैश्य वर्ण, उत्पादक वर्ग और अनस्य बलाधिकृत। वैश्य वर्ण के लिए क्या बोल रहा हूं मैं? ये उत्पादक वर्ग है और अनस्य बलाधिकृत कहा गया है। क्या कहा गया इनको? अनस्य बलाधिकृत का स्थान प्रथम दो वर्णों यानी ब्राह्मण क्षत्रियों से नीचे था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक कृषि, शिल्प और व्यापार वाणिज्य के विकास ने वैश्यों को आर्थिक रूप से संपन्न बना दिया था, परंतु ग्रामों में वर्ण व्यवस्था के आधार पर उन्हें समुचित सम्मान व अधिकार प्राप्त नहीं थे। ऐसे में औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों की ओर आकृष्ट हुए, जहां का सामाजिक आर्थिक वातावरण अधिक स्वतंत्र था।
ब्राह्मण व्यवस्था के बंधन से मुक्त था। वैश्यों की आर्थिक संपन्नता ने नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक संरचना के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तनों ने भी नगरों के विकास में सहयोग प्रदान किया। महाजनपदों के उदय से कुछ ऐसे केंद्रों का विकास हुआ जो राजधानी के रूप में या राजनीतिक सत्ता में प्रमुख स्थल के रूप में जाने गए। यहाँ राजा के निवास करने के साथ साथ एक बड़ा सैन्य व कार्मिक वर्ग भी निवास करने लगा। ये केंद्र सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ व्यावसायिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी बन गए। इनमें पाटलिपुत्र, राजगृह, वाराणसी, श्रावस्ती और तक्षशिला आदि ऐसे ही नगर थे। कैसे? ऐसे ही नगर थे। और आप अपने अगल बगल भी समझ सकते हो इन चीजों को। जहां आप रहते हो पहले वो गांव था। आपने बोला कि वहां पहले रोपणी होती थी, वहां लोग दुकान में बैठते थे, चाय पकौड़ी बेचते थे यात्रियों के लिए। दिन भर में मुझे नहीं लगता कि 10 से ज़्यादा चाय बिकती होंगी, और 20 चाय अगल बगल वाले ही पी जाते थे दुकान में आके, यार दोस्त जो होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, पर्यटक आया, देश विदेश के लोग आए। धीरे धीरे उन्होंने समझा, उन्होंने कोई मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, उन्होंने समझा कि पूंजी लगानी पड़ेगी, ये पर्यटक क्या चाहता है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट रखे गए। वरना जिन दुकानों में पहले खाली क्या कंट्रोल का चावल वाला जो चावल होता है वो रखा जाता था, वहां फिर ब्राउन राइस रखे जाने लगे, ब्राउन ब्रेड रखे जाने लगे, और क्या पीनट बटर रखा जाने लगा। क्योंकि किसने मांगा? कस्टमर ने मांगा, तो फिर आप वही रखोगे। तब थोड़े रखोगे आप चावल वो वाला। भाई फॉरेनर आएगा तो क्या खाता है वो? ब्राउन राइस खाता है, ब्राउन ब्रेड खाता है, या फिर वही रखोगे आप वो जो लोकल बेकरी वाला आइटम रखोगे? नहीं, फिर आपको बटर रखना पड़ेगा, वो जो मांगेंगे वो रखना पड़ेगा उनके डिमांड के अकॉर्डिंग। फिर धीरे धीरे क्या होता है, मतलब क्या समृद्धि आती है, नहीं आती? और जो पुराने लोग थे वो टॉफी लेते थे, तो टॉफी भी वो सस्ती वाली लेते थे। लेकिन अब वो जो नया पर्यटक आया उसने चॉकलेट मांगी, तो जो स्थानीय दुकानदार है उसकी समझ में भी आया कि अच्छा इस प्रकार की भी चॉकलेट्स होती है, ब्लैक भी होती है कोई चॉकलेट, होती है कौन सी? डार्क चॉकलेट है ना, फॉरेनर्स खाते हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, सब खाने लगे, सही बात है ना। तो धीरे धीरे सब चीजें चेंज होती हैं। जब आप ग्रामीण संस्कृति में थे तब दिवाली में खील, बतासे और पकौड़े और स्वाले लेके जाते थे अगल बगल अड़ोस पड़ोस में। धीरे धीरे जैसे जैसे समृद्धि आएगी, फिर बीच में एक बार वो कौन सी मिठाई होती है वो सोन पापड़ी का वो चला, फिर सोन पापड़ी फिर बदनाम हो गई, तो फिर मिठाई के डब्बे चले, फिर धीरे धीरे अब तो ड्राई फ्रूट्स चल रहा है। क्या चल रहा है? और कहीं कहीं तो बहुत सारी चीजें दे रहे हैं भाई। हाँ, सजी हुई थालियां आती हैं धीरे धीरे। नहीं आया समझ में? इसी समय एक धार्मिक क्रांति भी हुई जिसमें बौद्ध और जैन धर्म ने परंपरागत रूढ़ियों का खंडन किया। इन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति, व्यापार, ब्याज पर धन देने एवं गणिकाओं आदि का समर्थन किया। व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन किया, व्यापार का समर्थन किया, ब्याज पर धन देने का समर्थन किया महात्मा बुद्ध ने। गणिकाओं आदि का भी समर्थन हुआ। गणिकाओं का बड़ा सम्मानजनक स्थान था कभी इस देश में। गणिकाएं यानी वैश्याएं जो होती हैं, है ना, देवदासियां जो हैं, उनका बड़ा सम्मानित स्थान हुआ करता था। ये माना जाता था कि समाज को सुधारने में इनका बड़ा योगदान है। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत सहायक रहा। इन धर्मों ने सामाजिक रूढ़ियों का भी खंडन किया और उत्पादक वर्ग के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया और विभिन्न नगरों को अपने धर्म के प्रचार का प्रमुख केंद्र बनाया, जिससे नगरीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। इन धर्मों के प्रभाव स्वरूप विभिन्न नगर सांस्कृतिक व शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हो गए। क्या हो गए? ये भी ध्यान रखना, कहीं पर कोई अगर साधु बस जाता है, अच्छा, जिसे पूछने कई लोग आते हैं, दर्शन करने कई लोग आते हैं, तो समझ लो एक दिन वहां नगर बसने वाला है। क्या होने वाला है? शिरडी के साईं बाबा, शिरडी गांव हुआ करता था कोई, ठीक है, तो साईं बाबा जो थे वो अपनी खानकाह में रहते थे, तो
धीरे धीरे क्या हुआ, चमत्कार दिखाए उन्होंने, धीरे धीरे लोग आने लगे आने लगे आने लगे, और एक टाइम ऐसा हो गया कि वहां की जो आर्थिकी है वो उसी पर आधारित है। ठीक है, कभी तिरुपति बालाजी रिचेस्ट टेम्पल हुआ करता था इस देश में। महाराष्ट्र में आप आज हम पढ़ते हैं कि शिरडी जो है वो रिचेस्ट टेम्पल है। सबसे ज्यादा चढ़ावा जो चढ़ता है वो कहाँ चढ़ता है? शिरडी। समझ में आया है ना? ऐसे ही आप देख रहे होंगे कि बाबा रामदेव उन्होंने अपना पतंजलि योगपीठ बनाया, तो धीरे धीरे अगल बगल एकदम से आपको क्या बड़े बड़े होटल्स बनते हुए दिखेंगे, बड़े बड़े, जबकि हम लोगों ने वहाँ खेत देखे हैं पूरे, फसलें लहलाती भी देखी हमने, लेकिन वहां पर क्या हो गया, एक पतंजलि योगपीठ बनने से क्या हो गया, धीरे धीरे वहां पर आपको आज से 10 साल बाद देखना बहुत बड़ा नगर दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? इस प्रकार ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक परिस्थितियां नगरीकरण के सर्वदा अनुकूल थी। क्या थी? तो ये सब चीजें जो मैंने बताई, इस वजह से नगरीकरण हुआ। नगरीकरण में खाली लोहे का प्रयोग ही नहीं बोलना है आपने, पर लोहे का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी ने पूछा है आपसे। ठीक है, धार्मिक क्रांति भी कारण थी, राजनीतिक परिवर्तन भी कारण थे, सामाजिक संरचना भी कारण थी, है ना, विदेशी व्यापार भी कारण था, और बहुत सारे कारण थे। पर अधिशेष कृषि उत्पादन, सबसे पहली जो आवश्यकता होती है नगरों की वो क्या है? पेट भी तो भरना है भाई, नगरों में खाली काम थोड़े करना है, खाना भी तो खाना है। उसके लिए अधिशेष कृषि उत्पादन, सरप्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होने जरूरी है। इसलिए यूपीएससी ने अपना आंसर किसको दिया था? लोहे के प्रयोग को। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण की विशेषताएं, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भारत में जिस नगरीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की, उनकी विशेषताओं में बता दूं कि बड़े बड़े बहुसंख्यक नगरों का उदय हुआ। बड़े बड़े बहुसंख्यक नगरों का उदय हुआ। दूसरा, व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार और गतिशीलता आई, व्यावसायिक श्रेणियों का विकास हुआ, सिक्कों का प्रचलन हुआ, नए वर्गों का उदय हुआ, वैश्य वर्ण की आर्थिक संपन्नता आई। वैश्य वर्ण में अनेक नगरों की सत्ता के केंद्र के रूप में पहचान मिली, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में नगरों का विकास हुआ। इस काल में बड़े बड़े बहुसंख्यक नगरों का उदय हुआ। इन नगरों में विविधता भी थी, जिनमें कुछ राजनीतिक सत्ता के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रख्यात हुए, तो कुछ व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त किए। हालांकि सभी नगरों में व्यावसायिक गतिशीलता विद्यमान थी। अधिकांश नगरों का विकास प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर व नदियों के किनारे हुआ, परंतु राजगृह एवं वैशाली जैसे नगर नदियों से दूर बसे थे। इस समय विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योगों का विकास हुआ, जैसा कि जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के शिल्पों का उदय का उल्लेख मिलता है। भिन्न भिन्न शिल्पों व व्यवसाय से संबंधित विशिष्ट बस्तियों की बसावट तथा उद्योगों का स्थानीयकरण हुआ। फलतः शिल्पकारिता पुश्तैनी हो गई, जिससे धीरे धीरे दक्षता व कार्यकुशलता में वृद्धि हुई। भाई दादाजी अगर शिल्पकार थे तो उनका बेटा उनसे अच्छा शिल्पकार हुआ, उनका भी बेटा और अच्छा शिल्पकार हुआ, या उनके बच्चे जो हुए और बढ़िया क्या किया उन्होंने, यानी दक्षता और कार्यकुशलता, दक्षता और कार्यकुशलता, है ना। इससे देशी और विदेशी व्यापार में उन्नति हुई, देश के सुदूर क्षेत्रों के मध्य और विभिन्न देशों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। नगरों का सामाजिक वातावरण अधिक उन्मुक्त था, वर्ण व्यवस्था में कठोरता व जटिलता नहीं थी। वैश्यों की आर्थिक संपन्नता और उनके सम्मान में वृद्धि हुई। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के विकास ने अनेक प्रकार के करों का प्रचलन हुआ। विनियामकीय व्यवस्था हेतु राजा को एक बड़ी नौकरशाही की आवश्यकता हुई, फलतः उसकी कर पर निर्भरता भी बढ़ी। किसकी? राजा की। टैक्स पर निर्भरता भी बढ़ी। तो ये मैंने बता दिया आपको द्वितीय नगरीकरण के बारे में। इसके बाद मैं आपको एक पेपर दूंगा, आपने वो पेपर करना है, पेपर करके बताना है आपने कितने नंबर हैं। ठीक है, तभी आपका ये माना जाएगा कि चैप्टर कैसा पढ़ा। ठीक है।